जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हाँ मोहम्मद शहजाद और तुस दे पे यूट्यूब चैनल वेला मुंडा ईद दी निभा रहे भी माशाल्लाह। सरदार ये बीवी वाली जेड़ी गल है भाभी वाली सारी तो सब मेरे को क्यों मारे बैठे क्योंकि सर भावे फौज है जन लगन शादीशुदा है ना, एक हस्बैंड है तो बिल्कुल। आप जो है ना ये बेगम वाला सवाल सारे मेरे ऊपर ही क्यों करें? आपको मुझे लगता है कि अल्ट्रा प्रो मैक्स में रन मुरीद हूं। हर बार ईद की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, वापसी पे जूता नहीं होता। तो आज आपके कैमरे के सामने मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा दिल करता है बास टाइम कि मैं उनको आई लव डैडी बोलूँ, गले लगाऊँ और एक मुझे आगे से वैसे ही प्यार से गले लगाऊँ। हमारी भाभी के लिए ईद अनाउंस करना चाहें, कितनी अनाउंस करेंगे? दुनिया देख रही है। मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 500 कहूँगा अनाउंस करूँगा जितनी मैं दे सकूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाख भी कहूँ ना तो 5 लाख उसने करवा ही लेनी है। जिमें तेज़ हवा दे झोले विच, जिमें तेज़ हवा दे झोले विच भा कहीं पासे धूं कहीं पासे, जिमें तेज़ हवा दे झोले विच भा कहीं पासे धूं कहीं पासे, इमें अज दा शाकर संगता हैं दिल कहीं पासे मुंह कहीं पासे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ पंजाब विजिटर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बस। और मैं हूँ मोहम्मद अकमल। नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन है तो आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नाज़रीन, बिल्कुल ईद का पहला दिन है और हमारी खुशकिस्मती है कि मुख्तलिफ शोबों से तमाम तर हमारे जो खूबसूरत लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको अपने मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा। तो मुज़म्मिल जिब्रान साहब हमारे साथ मौजूद है, एयर कमांडोर रिटायर्ड। इनके साथ साथ साउथ पंजाब के मशहूर इन्फ्लुएंसर वेला मुंडा साहब मौजूद है और इनके साथ ही अजीज़ रफ़ीक साहब मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी वीडियोस भी आप देखते रहते होंगे। और उनके साथ मौजूद है मुल्तान की नौजवान क़यादत से हाशिम रशीद साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी जहाँ जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे और ईद मना रहे होंगे। तो आप सबको भी जो हमारे मेहमान करीम यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आपकी ईद भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सवाल जो है हम शुरू करते हैं। तो हमें साहब आप बताइएगा कि जब भी ईद आती है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वाक़यात दे जाती हैं, जो हमें हमेशा याद रहती है। तो आपकी कोई ऐसी ईद हो जो आपको ऐसी याद देगी हो, जब भी ईद आती है आपको वो ईद याद आती है? सबसे पहले तो आपकी टीम और आपके जितने नाजरीन हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक इस मौके को आपके लिए खुशियों का बाइस बनाए, रहमत का बाइस बनाए। आपने सही कहा रुकैया, बहुत सारी ऐसी ईदें गुजरती हैं जिसमें कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमेशा आपकी याद में रह जाते हैं। तो मैं याद करूँगा सन 2019 की ईद, जिससे कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया था। मैं उस वक़्त पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुल्तान को कमांड कर रहा था और वो सारे ऑपरेशंस चल रहे थे। जंग तो जो एक दिन होनी थी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि जो फॉग ऑफ वॉर होती है, पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम उस हालात में वो ईद हमने मनाई। तो वो मेरे लिए एक बड़ी यादगार ईद थी कि सब कुछ अपना घर बार, फैमिलीज़, बच्चे छोड़ के, हमारे जितने मेंबर्स थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान आर्मी के, वो सब अपनी अपनी डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर थे, अपना अपना काम देख रहे थे। तो उन लोगों के साथ जो ईद मनाने का जज्बा और जो खुशी थी, वो मैं शायद सारी उम्र वो ईद नहीं भूल पाऊँगा। हाशिम रशीद साहब, आप बताइएगा कि कोई ईद ऐसी होती है जिसमें कोई ना कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ गुजरा होता है कि जब भी ईद आती है तो हमें वो चीज़ याद आती है। कोई ऐसी ईद आपकी गुजरी जो आपकी यादगार ईद रह गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करूँगा। आपके चैनल को, आपको और आपके पूरे प्रोडक्शन हाउस को ईद मुबारक। दूसरा, ऐसी कोई ईद नहीं गुजरी जो बंदा मिस ना करता हो, और स्पेशली वो ईद जिसके अंदर आपके दादा दादी जो अब इस दुनिया में ना रहे हों, आपने उनके साथ गुजारी हो, या आपके फैमिली के वो मेंबर्स जो अब इस दुनिया में आपके साथ ना हो। तो मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। वो तमाम गुजारा हुआ वक्त जो उनके साथ था, जो वो ईदें उनके साथ थी, क्योंकि हम उस वक्त छोटे थे, तो वो चाम ही अलहदा था कि वो आते थे और हम लाइन में खड़े होते थे और वो जो है ना करारे करारे नोट निकाल के हमें दिखाते थे और हम भी छलांगे मारते हुए उनके पीछे भाग रहे होते थे कि जी ईदी मिलेगी, ईदी मिलेगी। तो जब भी फैमिली इकट्ठी होती है, जब भी वो लोग जो आपसे अब दूर हैं और वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो मैं बहुत मिस करता हूँ और उसे हमेशा मिस करता रहूँगा।
हाशिम भाई बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरह के आपने ईदी का जिक्र किया, ईद का जिक्र हो और ईदी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अजीज भाई बताइएगा कि ईदी का जिक्र हो रहा है, और शहजाद भाई आप भी बताइएगा कि बचपन में सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती थी? मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी जो है ना मेरे वालिद साहब से मिलती थी। और वो जो ईदी हुआ करती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब उन टाइमों में हमें ईदी मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये या 100 रुपये। अगर उसके मुकाबले में अब अगर हमें आज लाख रुपए भी मिले ना, तो वो मज़ा नहीं आता उस लाख रुपए में, जो बचपन के वो 50 रुपये या 100 रुपये में मतलब मज़ा हुआ करता था। अजीज भाई आप भी बताइएगा कि बचपन में कितनी ईदी मिलती थी और किससे सबसे ज्यादा ईदी मिलती थी? देखिए बचपन में वो ईदी कम मिलती थी या ज़्यादा मिलती थी हमें वो जो वालिदैन प्यार मोहब्बत के साथ या हमारे ननियाल वाले जो प्यार के साथ हमें ईदी वो देते थे ना, वो जो कड़कड़े नोट होते थे, लेकिन उसका मज़ा ही हो रहता था। आज के टाइम में मेरे ख्याल में शायद वो खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, वो इतना मेल जोल शायद ख़त्म हो गया, या कुछ बड़े जो हमारे चले गए हैं, तो हम उन लोग उनका मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वक्त भी बहुत ज़्यादा हम याद करते हैं कि वो वक्त शायद लौट के ना आए, लेकिन उस वक्त को मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। आपने कहा कि ननियाल वाली साइड से ईदी बड़ी अच्छी मिलती थी, ददियाल वाले नहीं देते थे? नहीं जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि ददियाल वाले शायद नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आई लव ननियाल फैमिली बट बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजाद भाई और आशिम भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर एक दिन के लिए मोबाइल बंद हो जाए, सोशल मीडिया बंद हो जाए, तो आप लोग क्या करेंगे? मेरे ख्याल में वो हमारे बचपन में हम खेला करते थे 3 टानी, वो खेलेंगे। आशिम भाई आप क्या करेंगे अगर मोबाइल बंद हो जाए, सोशल मीडिया भी बंद हो जाए? देखिए मैं खिदमत खल्क करता आया हूँ और खिदमत खल्क ही करता रहूँगा। खुदा ने इसीलिए बनाया गया हमें। मैं समझता हूँ कि हर बंदे की ना अल्लाह ने कोई ना कोई ड्यूटी लगाई हुई है। शहजाद साहब ये बताइएगा कि जैसे आप व्लॉगिंग करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कैमरा लेके घर जाते हैं तो बीवी का क्या रिएक्शन होता है? कभी वो कहते हैं कि आज व्लॉग नहीं बनेगा? जैसे कि मतलब हमारा ये काम होता है ना जी, डेली व्लॉगिंग करते हैं, डेली वीडियोस बनाते हैं, डेली कैमरा ऑन करके जो भी रूटीन होती है वो दिखाते हैं। तो हमारी लाइफ में भी मतलब जब हम तंग पड़ जाते हैं ना इससे, तो हमारी फैमिली वाले अक्सर मुझे कहते होते हैं कि यार मतलब थोड़ा सा अपने आप को भी रेस्ट दिया करो, हमें भी टाइम दिया करो, ताकि मतलब इस कैमरे से थोड़ा सा दूर रहा करो, ताकि हम अपने एक दूसरे के साथ जो ना अच्छा टाइम बिता सकें, गपशप कर सकें। तो ये अक्सर मुझे तकरीबन एक मंथ में 5-6 बार सुनने को मिलता है घर से। तरह हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए जाते हैं, हमारे माइक का इशू बन जाता है या फिर आगे गेस्ट नहीं मिलता। आपके साथ कभी कोई ऐसा इशू हुआ है कि आप वीलॉग बना रहे हो और कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जो आज तक ना भूला हो और वीलॉग भी ना बनाओ? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ना आज से तकरीबन कोई 5-6 साल पीछे चला जाऊं तो मैं उस टाइम मेरा स्ट्रगल टाइम था। तो एक सेलिब्रिटी है हमारे पाकिस्तान के, माशाल्लाह वो सराइकी अच्छे स्टार हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं ना उनके मेरे पास उस टाइम ना कोई गाड़ी हुआ करती थी, ना ही बाइक हुआ करती थी। नाम लेते हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं मतलब मुनासिब नहीं है उनका डिग्रेड करना। तो मेरा बचपन था, तो खैर उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था और मेहनत कर रहा था। तो मैं ऐसे ही बस पकड़ के, गाड़ियाँ पकड़ के, बदल के, किसी से लिफ्ट लेके तो उनके घर पहुंचा था। तो वो घर मौजूद थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो है ना आपके साथ वीडियोस बनानी है, क्योंकि हम जब स्टार्ट में कोई भी काम करते हैं तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी मेहनत तो कर ही रहे थे। तो मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई हमारी जो होता है ना, हम सबसे पहले डील करते हैं, हमारा जो होता है मुआवजा वो हमारे साथ तय किया जाता है, वो दिया जाता है, उसके बाद हम जो है ना आपके साथ वीडियो बनाएंगे। चले, मैंने कहा कोई बात नहीं, ये आपका हक़ है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, जो अगर मेरा वो जेब इजाज़त देती है तो मुख्तसर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया मुझे बताएं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं होता। उन्होंने मुझे बोला कि आप जो है ना ऐसा करें, मेरे मैनेजर साहब से आप पहले घर जाके डील करें, डील करने के बाद आप मुझे पेमेंट सेंड करें और जो है ना फिर आप मेरे से टाइम लेके आएंगे, तभी मैं आपको वीडियो बनाना अलाउ करूँगा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इतना तो मेरा मतलब जेब इजाज़त नहीं देती कि मैं आपको दोबारा मतलब आपके पास आऊँ, किराया भरूँ, और आप मुझे अभी बता दें मैं मंगवा लेता हूँ ना। तो खैर मतलब उन्होंने मुझे इनकार ही किया। तो मुझे आज तक वो वाक़या याद है, वो मेरा स्ट्रगल टाइम का था। मैं चाहता था कि मतलब वो कोई नहीं, हक़ है उनका, वो मांगें ले लेते, कोई इशू नहीं है। तो बाद में मेरी उनके साथ डील हुई थी 30,000 में, तो मैं उस टाइम भी वो देने के लिए तैयार था। लेकिन वो मुझे जो चक्कर पड़ा था तकरीबन कोई 4-5 महीने वो उन्होंने घसीटा लंबा, तो वो मुझे मतलब वाक़या आज तक अपने कंटेंट के रिलेटेड। अब ये बताइएगा, अब तो आपकी शादी भी हो चुकी है, तो घर में ईदी का हिसाब क्या चलता है? बेगम से लेते हैं या बेगम को देते हैं? नहीं, बेगम को देनी पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि बेगम के किसी को ईदी देती हो। ये तो मेरे ख्याल में हमारा पाकिस्तान का कल्चर ही कह लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको देते हैं जी। शहजाद भाई आप बताइएगा, जिस तरह हम देखते हैं
और मुझे लगता है कि आप हमारी भाभी के बड़े ताबियादार हैं। तो क्या आपने ये जो सबसे बड़ी ईदी है, सबसे महंगी ईदी है, हमारी भाभी को दी है? नहीं, मैंने सबसे बड़ी ईदी जो है ना वो अपने वाले साहब को दी थी। वो मेरे क्योंकि वाले साहब ने भी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है, तो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी तौफीक दी थी। उनके कुछ ख्वाहिशें थी, उनके कुछ ड्रीम कह लें थे, तो मैंने उनको जो है ना ईदी मतलब गिफ्ट के तौर पर मतलब मैंने अपने वाले कौन सा साहब को गिफ्ट था, हमारे देखने वालों को जरा बताएं। वो जनाब मेरे वाले साहब का एक शौक़ हुआ करता था उस टाइम एक बाइक का ना, तो मैंने वाले साहब को बाइक गिफ्ट किया था ईद पे। अजीज़ भाई, आप बताइएगा कि आपने सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे महंगी ईदी तोहफ़ा कह ले किसको दी है? जी अकमल भाई, बिल्कुल। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन हमें ईदी दिया करते थे, हमें बड़ी खुशी होती थी। तो अब जब वालिदैन बूढ़े हो गए हैं तो जब हम उनको अब ईदी देते हैं तो हमें उस चीज़ की बड़ी खुशी होती है। लेकिन ईद ज़रूरी नहीं कि आप किसी को कैश की सूरत में दें। ईद को देने के तो और भी बहुत तरीके तहफ़ देने के। कुछ अर्सा पहले मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि आप ना मुझे उम्रा करवा दें। ईद की बात हो रही थी कि ईदी पे क्या हमें गिफ्ट लेना ये वो, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि पहले हम उम्रा करवाएंगे, उसके बाद ईदी में आपसे लूँगी। तो मैं फिर अपने वालदैन को, उनके साथ बगले भाई वगैरह सबको, मेरी वालदा ने कहा सबको उम्रा फैमिली को आपने करवाना है ईद की खुशी में। तो मैं अपनी पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन को व्हील चेयर में बल्कि मैंने उम्रा करवाया उनको, और उनकी वहाँ जितनी हम दुआएं समेट सकते हैं, जितनी मैं उनकी खिदमत कर सकता हूँ, मैंने उस ईद की सूरत में उनकी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाकी जो मेहमान हैं ये भी इससे एग्री करेंगे कि इससे बेहतरीन ईदी कोई नहीं हो सकती। हाशिम भाई, आप बताइएगा कि आपने अब तक सबसे ज़्यादा ईदी जो है वो हमारी भाभी को दी है, किसे दी है, या कोई महंगा तोहफ़ा दिया है? देखें, ईद हमेशा आपको दूसरों के लिए गुजारनी चाहिए। एक इवेंट था कोई ख़त्म कुरान का, कोई आज से 2 या 3 साल पहले। उसके अंदर वो जैसे कोई नात ख़ानी हो रही होती है, तो मैं उसमें बैठा हुआ था। तो मेरे सामने ना एक बंदा बैठा हुआ था, और वो बंदा ज़ारो कतार रोए जा रहा था, और वो इस तरह रो रहा था ना कि मुझसे ना टॉलरेट नहीं हो रहा था कि यार इस बंदे को कोई मसला है। तो खैर मैं उसके पास गया, साइड पे उसको लेके गया। मैंने कहा भाई क्या मसला है? वो बुज़ुर्ग था, तकरीबन कोई उसकी उम्र होगी कोई 80+ उसकी उम्र होगी। उसने कहा मेरी बेटी है, वो कोई 42 साल उसकी उम्र हो चुकी है, उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा था, तो अब अल्लाह अल्लाह करके उसका रिश्ता हुआ है, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसकी शादी कर सकूं। तो अब मैं सिर्फ रो रो के अल्लाह से यही मांग रहा हूँ इस महफ़िल के अंदर कि अल्लाह तू कोई सबब बना दे, कोई ऐसा वसीला बना दे कि जिसकी वजह से जो है ना उसकी शादी हो जाए। तो मैंने कहा आप समझे होगी है, और ये मेरी तरफ से आपको ईद का तोहफ़ा है। और मैंने उसकी शादी भी करवाई, जो कि आज तक ना मेरे वालिदैन को पता है, ना मेरे घर वालों को पता है, ना मेरे अजीज़ व कारब को पता है। मैंने उसकी शादी भी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो खुश भी है, और मैंने टेक केयर भी किया उसकी शादी के बाद। जस्ट नॉट दैट, मैंने उसके हस्बैंड को भी कोशिश की कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए, और आज वो बहुत सेटल्ड है, अल्लाह का शुक्र। हाशिम भाई, अल्लाह पाक इस नेकी का आपको अजर अता फरमाए, और अगर आप और नेकी करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। जी, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा अजीज साहब, ये बताइएगा कि अगर आपके पास एक सिचुएशन है कि ईद का दिन है और आप ईद के दिन सिर्फ एक ही डिश खा सकते हैं, तो कौन सी डिश? रेस्टोरेंट्स वाले हैं, हमारे पास तो सामने 100 डिशेस पड़ी होती हैं ईद वाले दिन भी, कम से कम। और अगर मेरे पास चॉइस होगी तो मैं चिकन बिरयानी जो है उसको लाइक करूँगा। मतलब वो आपकी जी मैं। अच्छा शहजाद भाई, आप बताइएगा कि आज आप ईद का दिन है, लाइव शो में मौजूद है, हमारी भाभी के लिए ईद अनाउंस करना चाहें, कितनी अनाउंस करेंगे? दुनिया देख रही है, पता चलेगा हमारे भाई को हमारी भाभी से कितनी मोहब्बत है। मैं जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 500 कहूँगा अनाउंस करूँगा जितनी मैं दे सकूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाख भी कहूँ ना तो 5 लाख उसने करवा ही लेनी है। ताकि मैं 500 कहूँगा ताकि मैं 50-60 हज़ार तक उसको मुतमईन कर सकूँ। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। खैर इंशाल्लाह नहीं देखें जी, वो पहले जी मैंने उनका थोड़ा सा दिमाग बनवाने की कोशिश की है कि भाई थोड़े से ऊपर जाना ना हमने, तो इंशाल्लाह 50,000 लाख तक तो इंशाल्लाह देंगे। चलिए गुड। ये बताइएगा कि अगर कभी आपकी बेगम को आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले तो आपको क्या लगता है कि वो क्या क्वेश्चंस करेंगे? वो जैसे लड़कियों की आदत होती है वो लड़कियों के बारे में ही पूछेगी ज़्यादातर। बीवियों की अक्सर तकरीबन यही आदत होती है जी। अच्छा, फिर भी आपको क्या लगता है कि वो मखसूस सवाल आपसे क्या करे? कि फ़लाँ टाइम कॉल किसकी आई थी, फ़लाँ को क्या रिप्लाई दिया, उसका मैसेज किस लिए था, मतलब इस तरह के जैसे होते हैं। ये वैसे मैं एज अ फ़न बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। फन भी कर दी और बातें भी कर दी। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कि आपकी बहुत सारी ईदें ड्यूटी पर गुजरी होगी, आप घर वालों से दूर होंगे, फैमिली से दूर होंगे, तो वो कैसी फीलिंग्स होती है? अच्छा, इसमें अकमल ये पूरा एक सिस्टम
निज़ाम होता है, ऐसा नहीं होता कि हर फ़ौजी जो है वो हर ईद जो है वो अपने वर्क प्लेस पे ही करेगा, या अगर वो सरहद पे है तो वहाँ करेगा। साल में 2 ईदें हैं तो एक ईद वो ड्यूटी पे करेगा, एक ईद घर जाके गुजारेगा। कमांडर्स जो थोड़ा ऊपर लेवल के जो संभाल रहे होते हैं सब चीज़ों को, उनके लिए शायद ये होता है कि वो उनके पास टाइम नहीं होता कि वो छोड़ के जा सकें। हाउएवर अगर मैं आपको अपना बताऊं तो क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी नौजवानी से फ़ौज में गुजारी होती है, तो फिर आपका इतना ज़्यादा इंटरेक्शन फैमिली के साथ भी और रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इतना रह नहीं जाता। तो जिस जगह आप रह रहे होते हैं वही आपकी फैमिली होती है। सिर्फ एक आस्पेक्ट होता है जो आप अगर ना हो आपकी ज़िंदगी में, आप उस वक़्त अपने वालिदैन को ना जाके मिल सकें या उनको अपने पास ना बुला सकें, वो आप बहुत मिस करते हैं। वरना फ़ौजी की फैमिली भी फ़ौजी होती है, उसके रिश्तेदार भी फ़ौजी होते हैं, उसके दोस्त भी सारे आसपास ही होते हैं। तो वहीं पे ही हर ईद का मज़ा उस तरह ही आता है जिस तरह आप लोग अपनी फैमिली में अपना एंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं। तो ये डिफरेंट मौके इस तरह के आते हैं वापस घर भी आते हैं, फैमिली से भी मिलते हैं, दोस्तों से भी मिलते हैं। लेकिन शायद वो जो अपने वर्क प्लेस पे या जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ की जो ईद होती है वो ज़्यादा यादगार होती है। अच्छा अजीज साहब, ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप खुद फूड ब्लॉगर हैं और आपका अपना रेस्टोरेंट भी है, तो ऐसी आपने बहुत से पाकिस्तान के खाने खाए होंगे, तो ऐसी कौन सी डिश है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है पाकिस्तान के अंदर? देखिए कि मेरे ख्याल से दाल और चावल ऐसी डिश है कि जो अगर अच्छे तरीके से बनाई जाए, और अगर मैं खुद अपने हाथों से बना के आप लोगों को खिलाऊँ तो मेरे ख्याल में आप सब डिशेज भूल जाएंगे। आई लव दाल चावल, इसके कोई मैच नहीं, बहुत सब। इंशाल्लाह हम लाजमी अजीज भाई ट्राई करने आएंगे, ये जितने भी लोग हैं यहीं से चलते हैं ना सब ट्राई करने इंशाल्लाह। अच्छा हाशिम भाई, खाने की बात हो रही है तो बताइएगा कि आपकी गैदरिंग जो है पॉलिटिशियंस होते हैं मोस्टली, तो ईद वाले दिन आपकी खाने की बातें होती है या ईद वाले दिन भी सियासत की बातें होती है? मैंने हमेशा से जब से आँख खोली है मैंने यही देखा है कि जैसे ही हम ईद की नमाज़ पढ़ कर आते हैं ना, तो हमारा ड्राइंग रूम भरा हुआ होता था और उसके अंदर जो टेबल होती थी ना वो मिठाइयों से भरा हुआ होता था। जो लोग हमें मिलने आते हैं, जो हमारे हलके के लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा हैं कि मुझे एक दफ़ा फ़ील लाइक होता था कि मैं इसको जो है ना मिठाइयों की दुकान लगा लूँ, ईद के दिन और ये सारी मिठाइयाँ बेच दूँ। आपने मिठाई खाई भी बोलते हैं? मुझे आप देखें ना जी, ये वही मिठाइयाँ हैं जो आज अल्लाह का शुक्र नज़र आ रही हैं। तो बिल्कुल हमारी ईद इसी तरह गुजरती है कि हम अपने हलके में और अपने कारकुनान के साथ, अपने वर्कर्स के साथ गुजारते हैं और वो ईद की नमाज के बाद शुरू हो जाती है। अच्छा अजीज साहब, ये बताइएगा कि कोई ऐसा खाना जो आपने वीडियो के लिए तो ट्राई किया हो लेकिन बाद में जो है बहुत पछताए हो कि काश ना खाया होता? जी बिल्कुल, पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ था कि सब्ज़ मिर्च का एक वो बनाते हैं हम लोग ना हलवा, वो मुझे बड़ा शौक़ था। मैंने किसी की वीडियो देखी थी कि मैंने उसको बना के टेस्ट किया जाए। अब मुझे कुछ वो बीज और कुछ उसके वो चीज़ें वो बीच में हरी मिर्च की रह गई, वो जब बस मैंने टेस्ट किया कैमरे के सामने तो मैं वो उसको बर्दाश्त कर गया। लेकिन बाद में मैंने शेफ़ की थोड़ी सी मैंने क्लास ली कि कम से कम चीज़ों को चेक तो कर लिया करो ना कि वो कितनी देर वो मिर्चों को बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा शहजाद भाई, ईद का मौका जी। है और आप जो काम करते हैं हम आपसे वही करवाएंगे। बिल्कुल ऐसे। कि आज आपने 30 सेकंड का अपने वीलॉग का इंट्रो देना है, हमारे ये मेहमान मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, तो वो कैसे देंगे आप? ओके हो गया, मैं साथ साथ कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ जी, ताकि बिल्कुल। मुझे वेव आए। जी जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हाँ मोहम्मद शहजाद और दूसरे दे पे यूट्यूब चैनल वेला मुंडा ईद दी निभा भी माशाल्लाह। और मेरे नाल बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान इन पे दोस्त इन पे सियासतदान बैठे ने, जो होटल वाले माशाल्लाह बैठन ते, रेस्टोरेंट दे मालिक, खाने दे मैं समझो बादशाह, और इधर माशाल्लाह आर्मी, माशाल्लाह पाक फौज आर्मी साढ़े पाकिस्तान दा फ़ख्र है। और अलहमदुलिल्लाह तुहाडे सामने असां अगर इत्थे सुकून नाल बह के इजीली आपस में गपशप लेंदे पे इंदा सारा क्रेडिट माशाल्लाह साडी पाक फौज आर्मी को वेंदे। माशाल्लाह इधर साढ़े प्यारे दोस्त और माशाल्लाह साडी सिस्टर बैठन, सारा इंटरव्यू करांदे पैन और नाल माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। और टाइम मेरे ख्याल 36 सेकंड थी चुके हैं। बहुत अच्छा, गुड गुड शहजाद भाई, गुड। अच्छा मतलब साहब ये बताइएगा कि कई ईद ऐसी भी होती है कि आपको अपनी यूनिट या कैंप में गुजारनी पड़ती है, तो वो ईद कैसे गुजरती है, आप कैसे गुजारते हैं? एक फ़ौजी के लिए जो यादगार ईद होती है वो उसके अपने फ़ौजियों के साथ ही होती है, क्योंकि वही उसकी फैमिली होती है, वही उसके दोस्त होते हैं। तो जो ईद वहाँ पे ऑब्वियसली आप जिस लेवल पे होते हैं सीनियरिटी में, उस हिसाब से आप देखते हैं और आपको इस बात का बहुत शदीद एहसास होता है कि ये जितने लोग ईद पे यहाँ ठहरे हुए हैं
ये सब अपने अपने ख़ानदानों से दूर हैं। तो फिर कोशिश की जाती है ऐसे मौके पे कि वो उनको अपनी फैमिली की याद ना आए, वो मिस ना करें ज़्यादा। तो हल्ला गुल्ला अरेंज किया जाता है, खाने पीने अरेंज किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो अपने वर्क प्लेस की जो ईदें गुजारी भी होती हैं, जो मनाई भी होती हैं, वो शायद आपके लिए ज़्यादा यादगार होती हैं। अच्छा अजीज भाई, ये बताइएगा कि तमाम तर मेहमान मौजूद हैं, आज ईद का दिन है, आप कोई एक डिश सब मेहमानों को खिलाना चाहे तो कौन सी डिश खिलाएंगे? अपने हाथों से खिलाना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट खिलाना चाहूँगा? हाँ, अपने हाथों से खिला दें, अपने हाथों से बना के तैयार करके। मैंने कुछ दिन पहले ही एक डिश ट्राई की थी, लेकिन वो रेसिपी मेरी वालदा की थी, लेकिन वो मैंने 3-4 दिन पहले उसकी वीडियो भी लगाई है। मटन था, एक भुना हुआ गोश्त था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी एक रेसिपी थी उसकी, लेकिन मेरे ख्याल में उसका कोई मैच नहीं है। मेरी तमाम रेस्टोरेंट्स की डिशेस जितनी भी हैं उसके सामने सब फ्लॉप है। वो वन डिश क्या, एक डिश क्या मैं तो कहता हूँ बिस्मिल्लाह कर टेस्ट करवा दे हमें। यहाँ से तो जिस तरह भाई ने मतलब बोला है तो हम तो इमेजिन कर रहे थे कि अभी आ जाएगी। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि आपके साथ मुज़म्मिल जबरान साहब बैठे हैं, अजीज रफीक साहब बैठे हैं, हाशिम साहब बैठे हैं, तो अगर आपको इनके साथ व्लॉग बनाना हो एक एक से अलग अलग के साथ, तो किसकी ज़ाहिर है मेरे साथ आर्मी के नौजवान बैठे हैं, तो मैं इनके साथ इनके आर्मी और पाक फ़ौज हमारे इसी टॉपिक पे ही व्लॉग बनाना पसंद करूँगा, क्योंकि जो बंदा जिस फील्ड में होता है वो उसी को ज़्यादा बेहतर से वो कर सकता है। और मेरे ख्याल में तो आर्मी तो हमारा वैसे भी फ़ख्र है, तो इसलिए इनके साथ सर के साथ तो आर्मी के रिलेटेड, फ़ौज के रिलेटेड, और इनका जो फील्ड है जैसे कि ये पायलट हैं माशाल्लाह, तो उसी रिलेटेड जो है ना हम व्लॉग बनाना पसंद करें। इधर तो हमारा भाई बैठा ना जी, खाना रेस्टोरेंट फूड, और हमारे भाई बैठे हैं वो तो सियासतदान है, तो फिर जाहिर है जो उनकी फील्ड है उनके साथ ही मुझे बनाना अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा हाशिम भाई, सवाल इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है, सोच समझ के ज़रा जवाब दीजिएगा। अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए, हो सकता है ये सुनने के बाद बना भी दिया जाए तो आमीन, तो अगर आपको एक दिन का वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या करना पसंद करेंगे कि सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगा या इस चीज़ को चेंज करूँगा? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। हाँ, मैंने पहले बताया था। देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं 5 साल के लिए पक्का हो जाऊँ। मैं क्या चेंज करूँगा? मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं उन लोगों का दर्द रख सकूँ जो लोग दर्दमंद हैं, और उनके साथ रह सकूँ, उनके साथ ज़्यादातर टाइम गुजार सकूँ। एक जो गैप है ना हमारी अशराफिया में और हमारे गरीबों में, सबसे पहले मेरा टास्क वो होगा कि वो ख़त्म करूँ। कि लोगों के अंदर जो एक नेगेटिव आस्पेक्ट है ना पॉलिटिशियंस का, कि जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, प्रोटोकॉल्स में होते हैं, इनसे मिलना आसान नहीं होता, मैं वो ख़त्म करके मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं सबसे पहले गरीब और आवाम में निकल जाऊँगा बग़ैर प्रोटोकॉल के, और उनके साथ रहूँगा, उनके साथ दिन गुजारूँगा, उनके साथ उनकी चीज़ें समझूँगा और फिर वो इम्प्लीमेंट भी करूँगा ताकि उनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, रादर के एक शीशे के कमरे में बंद होकर उनके फैसले करूँ ज़िंदगी के। हाशिम भाई, हमारी दुआ है कि आप प्राइम मिनिस्टर बने और इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ इंटरव्यू करें इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम ले लेंगे। हाशिम भाई मोहब्बत करने वाले। अच्छा हाशिम साहब, ये बताइएगा कि अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो फिर क्या होते, मतलब कौन सा प्रोफेशन आप चूज़ करते आज? मैं अगर पॉलिटिशियन ना होता तो मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं PF में जाता और मैं एक पायलट बनता, और मैं हमेशा से अपनी पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना चाहता था किसी न किसी तरीके से। मेरा ख्याल है ये हर बच्चे का एक ख्वाब होगा। मेरा तो ये, मैं अभी ऑफ द कैमरा एक बार डिस्कस कर रहा था मुज़म्मिल साहब से कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, आई कैंट ड्रॉ एनीथिंग एट ऑल, बट मैं इतना खूबसूरत फाइटर जेट ड्रॉ कर सकता हूँ कि मैं बैठा हुआ अपनी नोटबुक्स को उनसे भर रहा होता था, और मेरा अल्टीमेट पैशन था कि मैं काश जो है ना फ़ौज में होता और मैं इस कंट्री के लिए सर्व भी करता और जहाँ ज़रूरत पड़ती शहीद भी होता। चलें जी, अल्लाह पाक आपके इस जज्बे को सलामत रखे। आप अभी भी कौम की खिदमत कर रहे हैं, वहाँ जाके भी आपने पब्लिक को ही सर्व करना था। अभी मेरा आप सब लोगों से एक सवाल होगा, आप सब ने एक एक लफ्ज़ में उसका जवाब देना है कि पाकिस्तान का सबसे मज़ेदार खाना जो है वो कौन सा है? सर शीर खुरमा। शीर खुरमा। शहजाद भाई? पुलाव। पुलाव। कौन सा पुलाव? मटन पुलाव। मटन पुलाव। अजीज? आलू गोश्त। आलू गोश्त। हाशिम भाई? नहारी।
नाज़रीन, हम चाहते हैं कि घर के मामला जो हैं, घर की बातें जो हैं, वो इस तरह ऑन एयर डिस्कस ना हो, लेकिन कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो आइए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है कि ईद वाले दिन सबसे ज़्यादा आपको डर किस चीज़ का होता है? कपड़े ख़राब होने का, जूता चोरी होने का, या फिर बेगम का मूड ख़राब होने का? सर, आपसे शुरू करते हैं। मेरे साथ इत्तेफाक से पिछले 5 साल में कोई 3 बार हो चुका है। हर बार ईद की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, वापसी पे जूता नहीं होता। तो मुझे तो डर इसी चीज़ का, जूता आपने जो भी जिक्र किया मुझे याद आ गया कि ये तवातुर से हो रहा है। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ। वो मेरे ख्याल से घर से फॉलो करते कुछ हैं। मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का चक्कर है। शहजाद भाई, बस ईद पे ज़्यादातर मतलब दोस्तों के साथ मिलना होता है, तो बंदा ज़्यादातर केयर तो कपड़ों वगैरह की करता है, ड्रेसिंग की, क्योंकि खाना पीना भी ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब तो बंदा इस चीज़ की बात ख़ास तौर पे केयर करता है कि हमारा जो ड्रेस है कपड़े ख़राब ना हो। मतलब हमारी भाभी नाराज़ हो जाए, आपको कोई डर नहीं है? सरदार ये बीवी वाली जेड़ी गल है भाभी वाली सारी तो सब मेरे को मारे बैठे क्योंकि सार भावे फौज है जन लगन शादीशुदा है ना, एक हस्बैंड है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप जो है ना ये बेगम वाला सवाल सारे मेरे ऊपर ही क्यों कर आपकी रहे नई हैं? आपको शादी मुझे है लगता है कि अल्ट्रा प्रो मैक्स में रन मुरीद हूं। वो भाई हमारे माशाल्लाह सियासतदान है, लेकिन बात मेरी समझें, घर में जो है ना सियासतदान नहीं होते। आप उनसे भी सवाल करें, मेरे ख्याल में अच्छा जवाब आएगा आपको। अजीज भाई, आप बताइएगा कि आपको किस चीज़ का डर होता है? सुबह 7 बजे जब नमाज के लिए उठना होता है ना, हाँ। तो वो हम लोग सोए होते हैं गहरी नींद में, और वो वालिद साहब का जो एक गुस्से वाली आवाज़ आती है ना, हाँ। उस डर का हमें बड़ी देर इंतज़ार रहता है कि कब ये इनकी आवाज़ आएगी, उनकी आवाज़ से हमने उठना है। तो उस चीज़ को हम अभी बड़ा मिस भी करते हैं। वालिद साहब मेरे हयात हैं, मिस भी करते हैं। उस तरीके से वो नहीं उठाते, लेकिन डर और जो खौफ है उनका वो आज भी वैसे हमारे ज़हन में चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यहाँ पे ये ऐड भी करना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा ग्रो करता है तो उसके पीछे ये डर लाजमी होता है, जो वालिदैन की तरफ से ऐसे ही। तरबियत की जाती है, जो सख्ती की जाती है। हाशिम भाई, आप बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का? मुझे भी इसी चीज़ का डर होता है। बेगम का? नहीं, बेगम को तो नहीं, खैर वालिद साहब का डर होता है कि अगर नमाज मिस होगी ना तो फिर अगले पूरे हफ्ते लेक्चर पढ़ता रहेगा और वो पूरा जो है ना हफ्ता बड़ा बुरा गुजरेगा। तो वो इसी चीज़ का डर होता है कि कम से कम ईद की नमाज मिस ना हो। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैगाम जो आप कोई बात किसी को कहना चाहते हो लेकिन आज तक कह ना पाए हो। सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है नहीं कि जो सोचा वो कह जो दिया। मेरे अंदर रह गया हो, दबा रह गया हो। जो कुछ भी चाहा है अल्लाह ने दिया है, जो कुछ भी बोलना चाहा है हमेशा बोला है। अल्लाह ने ऐसी कोई चीज़, ऐसी आस दिल में नहीं रखी। जी शहजाद भाई। बिल्कुल मेरा भी सेम जवाब है। मेरे दिमाग में भी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ और ऐसी कोई बात हो जो कहना चाह रहा हूँ और ना कही हो। नहीं, अल्लाह कभी कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, बंदा अपने वालिदैन को कहना चाहता है, नहीं कह पाता। तो आज अगर आपको कोई चीज़ कहना चाहे अपने वालिदैन को या हमारी भाभी को? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो होगी तो मैं उनको ऑफ कैमरा कहूँगा, या फिर ऑन कैमरा कहेंगे। मुझे ड्रामा नहीं बनना। हाँ जी, ऑफ कैमरा इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको बता दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अजीज़ भाई, आप बताइएगा कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने वालिदैन से, बच्चों से, बेगम से, किसी से कहना चाहते हो लेकिन आज तक ना कह ये पाए? आपके कैमरे की वजह से कह सकता हूँ मैं कि वालिद का डर शायद कुछ ज़्यादा है हमारे जहन में। तो कभी मैंने उनको आई लव यू डैडी या कुछ तरह का लफ्ज़ नहीं बोला। तो आज आपके कैमरे के सामने मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा दिल करता है बात टाइम कि मैं उनको आई लव डैडी बोलूँ, गले लगाऊँ, और मुझे आगे से वैसे ही प्यार से गले लगाऊँ। लेकिन वो डर और खौफ एक ऐसा होता है, कभी हमें हिम्मत नहीं पड़ती। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी में है कि जो बेटियां होती है वो वालिद से गले भी मिल लेती है, सब कुछ कह देती है, लेकिन जो बेटे होते हैं उनका थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। हाशिम भाई, आप बताइएगा। मेरी भी एग्जैक्टली सेम है। मुझे हम अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा प्यार है और कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उनको वो बता सकूं या जता सकूं। उनको पता है कि ये बहुत प्यार करता है, लेकिन मुझे वो जुनून और इश्क की हद तक उनसे प्यार है और वो मेरे मेंटर हैं और मैं उनको फॉलो करता आया हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा शहजाद भाई, हम देखते हैं कि आप शायरी सुनाते हैं, दोड़े सुनाते हैं, तो आज ईद का मौका है, हमारे व्यूवर्स को कोई दोड़ा सुनाना चाहे, कोई शायरी सुनाना चाहे। अच्छा जी, मुझे सराइकी का एक शाकिर शुजाबादी साहब का शेर याद आया जी कि जिमें तेज़ हवा दे झोले विच, जिमें तेज़ हवा दे झोले विच, भा कहीं पासे धूं कहीं पासे,
जिमें तेज़ हवा दे झोले विच भा कहीं पासे धूं कहीं पासे इमें अज दा शाकर संगता हैं दिल कहीं पासे मुंह कहीं पासे। वाह अरे अरे अरे, वाह 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 वाह। अच्छा, एट दी एंड दिल तो नहीं कर रहा कि ये प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, इसका इख्तिताम हो के इतना मज़ा आ रहा है, लेकिन हमने प्रोग्राम की जो टाइम है उसे भी मलूज़ खातिर रखना है। तो आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप सोच रहे होंगे अभी मैं एंडिंग करूंगा, नहीं मैं सवाल करूंगा। अच्छा, एट दी एंड आप लोग पाकिस्तानी कौम को कोई एक एक पैगाम देना चाहें, सर आपसे शुरू करते हैं। इस बार की ईद बहुत डिफरेंट है। हमने शायद एक बार जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि 2019 में इस तरह की ईद देखी थी, लेकिन आजकल के जो हालात हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं और जिस तरह से इन हालात के अंदर भी हमारी कौम बटी हुई है, मैं अपनी कौम से कहना चाहूँगा कि ये अब ये हालात वो नहीं है कि आपस में हम एक दूसरे से बटे रहें, दूर रहें। हम सबको एक होके पूरी दुनिया को, अपने दुश्मनों को जो कि अब एक दूसरे का दस्तो बाजू बन के हम पे हमलावर हो रहे हैं, उन सबको दिखाना होगा कि हम एक हैं, हम एक कौम है। सिर्फ फ़ौज नहीं है पाकिस्तान के दिफा में, फ़ौज जंग नहीं लड़ती, कौम लड़ा करती है। तो आजकल के हालात में, आजकल जिस तरह के इंटरनेशनल पावर गेम और पॉलिटिक्स के अंदर हालात हैं, हम सबको मिन हैसुल कौम एक होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश कौम से ये है कि अपने सारे तफर्रुक़े भूल के बस वो एक हो जाएं, ताकि हम दुश्मन को हर लिहाज से, हर फील्ड में मुंह तोड़ जवाब दे सकें। सर बहुत शुक्रिया। शहजाद भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जैसे कि पाकिस्तान में कुछ लोग इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी के ख़िलाफ़ इस तरह के कुछ गलत बयानिए जारी करते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार हम खाते भी पाकिस्तान का हैं, पीते भी पाकिस्तान का हैं, मरना हमने यहीं पे, हमारी पहचान हमारे आबा व अजदाद भी यहीं पे ही हैं। तो गुजारिश करूँगा कि हमें हमारी पाक फ़ौज का, आर्मी का भरपूर साथ देना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ ये जो बयानिए वगैरह देते हैं तो उनसे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आर्मी, हमारी पाक फ़ौज है तो हम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके इनके अलावा जो है ना हम महफूज नहीं हैं। शहजाद भाई बहुत शुक्रिया। अजीज भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के इस मौके पर? हमें मरना जीना इसी पाकिस्तान में ही, हमने यहीं पर रहना है और हम सबको एक मुत्तहिद कौम होकर रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। हमें लोगों की बातों में या दुनिया क्या कह रही है उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हम जब खुद एक कौम बन जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान संवर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। हाशिम भाई आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जब मैं फ़लस्तीन की तरफ देखता हूँ, उनके मुसलमानों की तरफ, और जब मैं गज़ा की तरफ देखता हूँ, और जब मैं ईरान की तरफ देखता हूँ, तो वहाँ के लोग आज भी हमारे पाकिस्तानी फ़ौजियों को याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं कि आएँ हमारी मदद को आएँ। और हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये अजीम नेमत मिली हुई है जिसका नाम पाकिस्तान फ़ौज है। और आप तफरक़ेबाज़ी भूल जाएँ, आप ये पार्टी से भूल जाएं कि आप पीपल्स पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं, जिस भी जमात से आपका ताल्लुक़ है, सबसे पहले आप पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले आप जो है ना मुहब्बुल वतन है, बाद में ये जमातें हैं, बाद में ये निज़ाम है। हाशिम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली, आपको भी सीखने को मिली होंगी। मैं एट दी एंड ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम जहाँ मर्ज़ी ईद गुजार रहे हों, जो मर्ज़ी कर रहे हो, लेकिन हमें ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर हमें अपने उन शोहदा को याद करना है जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए, इस वतन अजीज़ के लिए, आपके सुकून के लिए, मेरे सुकून के लिए, इस वतन के अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो हम इस ईद के मौके पर हम अपने तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं, सैल्यूट पेश करते हैं। नाज़रीन आज था हमारा ईद का पहला दिन, लेकिन मज़ीद 2 दिन भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम इसी तरह आपके साथ ईद की खुशियाँ मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। एक दफ़ा फिर से आपको ईद मुबारक। देखते रहिए साउथ पंजाब डिजिटल। मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त और रुकैया बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।